प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीरा। ये जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। पंथक सेवा दल दिल्ली के महासचिव करतार सिंह कोचर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दिल्ली के साथ संगत के सामने सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया। क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। मैं करतार सिंह कोचर, जनरल सेक्रेटरी पंथक सेवा दल। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने नई पार्टी बनाई है, जो नई तो नहीं कह सकते, लेकिन 2017 के अंदर ये पार्टी हमने इलेक्शन भी लड़ चुकी है। तो पंथक सेवा दल जो बाकियों से अलग है, एक तो पंथक सेवा दल 12A के अंदर रजिस्टर्ड है, पंथक सेवा दल 80G के अंदर रजिस्टर्ड है, पंथक सेवा दल पारदर्शी पार्टी है, पंथक सेवा दल परिवारक से दूर पार्टी है, पंथक सेवा दल दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के 1978 के धारा 40 के हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए प्रतिबंध है। मेरा सवाल है कि जैसे क्या आपकी पार्टी को क्या एक्सपीरियंस है कि अगर आपको सेवा का मौका मिल जाता है तो कैसे आप दूसरों से अलग? ऐसे कि मैं पंथक सेवा दल के तो बाद में मैंने पार्टी बनाई, उससे पहले मैं 2007 से लेकर 2013 तक ऐसे जॉइंट सेक्रेटरी और फिर बाद में ऐसे जनरल सेक्रेटरी दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अंदर मैं अपनी सेवा निभा चुका हूँ। आम मेंबरों से मेरा एक्सपीरियंस इसलिए ज़्यादा है कि मैंने डेली 8 घंटे तक गुरु तेग बहादुर शहीदी स्थान में गुरुद्वारा रकाबगंज साहब हेड ऑफिस के अंदर 8 घंटे तक डेली काम किया है। उस 8 घंटे को एवरेज अगर इनके साथ मिलाओ बाकी मेंबरों के साथ, तो इनकी एवरेज मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा अगर एवरेज निकालेंगे तो आधा घंटा शायद ही निकलेगा पूरे साल का इनका एवरेज। तो मेरे पास 8 घंटे का तजर्बा और पीछे फिर आगे 6 साल का तजर्बा। आप समझते हैं कि जितने भी आज तक मेंबर हुए होंगे, किसी ने भी इतना टाइम दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के दफ्तर में या गुरुद्वारों के सुधार के अंदर नहीं लगाया होगा। अब आपकी पार्टी जो है सिख पंथ के लिए क्या अच्छा चाह रही है? दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के एक्ट 1970 एक्ट के हिसाब से जी जो भी उसमें परिधान है उस एक्ट को पूरा लागू करना। उस एक्ट के अंदर धारा 40 के हिसाब से सबसे पहले तो रूल एंड रेगुलेशन बनाने, और जो हमारा स्टाफ है उनके भी रूल एंड रेगुलेशन बना के लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति जी के पास भेज के उनको स्टैम्प करा के जो एज पर एक सिस्टम है उससे दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी को चला के तब हम अपनी सिख संगत को इसका बेनिफिट दे सकते हैं। उससे पहले हम नहीं दे सकते। किस किस प्रकार के आप बेनिफिट देना चाहते हैं? जो भी उस एक्ट के अंदर प्राविधान है, थोड़ा सा एक्ट के ऊपर जो है आप प्रकाश डालें। स्कूल का प्रबंध ठीक करना, गुरुद्वारों का प्रबंध ठीक करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, कॉलेज खोलने, बहुत काम है यहाँ पर। ऑलरेडी जो सिस्टम बना हुआ है पहले तो उसी को ठीक करने का इस टाइम सबसे बड़ा टारगेट है, क्योंकि आज तक जितने भी मेंबर आए हैं खुद अपना तो क्या ठीक करेंगे, ये नीचे वालों को बोलते रहे कि तुम ठीक हो जाओ, लेकिन अपना किरदार ठीक नहीं किया और खुद इनरेगुलरिटी करते रहे और कोई ऐसा काम नहीं किया कि अपने स्टाफ को, अपनी संगत को एक उदाहरण पेश कर सके कि हम आए और हम बाकी बदलाव चाहते हैं। आपकी पार्टी में और अन्य पार्टियों में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर यही है कि वो तो किसी ने एक्ट ही नहीं पढ़ा आज तक। अगर ये आज से मेरे पहले जितने भी प्रधान आए हैं उन सब के ऊपर तो पहले आज की डेट में FIR दर्ज है सारे प्रधानों पे 2000 के बाद के। अब उनके ऊपर FIR दर्ज है तो इसका मतलब है कि उन्होंने कानून का पालन नहीं किया। अगर कानून का पालन किया होता और रूल एंड रेगुलेशन बनाए होते, मैं बार बार रूल एंड रेगुलेशन की बात क्यों करता हूँ कि आज ये गुरुद्वारा कमेटी जो है बिना रूल एंड रेगुलेशन के चल रही है। एक झूठे रूल इन्होंने बनाए हैं, खुद छापे हैं, खुद उसको गुरुद्वारा कमेटी चला रहे हैं, जो A4 के पेपर के ऊपर 2 पेपर में टाइप हो जाएंगे, जबकि रूल बनने चाहिए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको पैरवी करनी चाहिए थी। उसके बाद हमारे जो दिल्ली के LG साहब हैं उनको पैरवी करनी चाहिए थी, क्योंकि डायरेक्टर गुरुद्वारा का जो अपॉइंटमेंट है वो होम मिनिस्ट्री करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो जब सारा कुछ उनके पास है, दिल्ली सरकार जो हमारी है वो सिर्फ इसके इलेक्शन करवाती है, बाकी पावर तो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर थोड़ा सीरियस ले, या हमारे जो प्रबंधक हैं जो आज तक मेंबर बन के आए हैं, कोई भी सीरियस नहीं है।
सबने गुल्लक को चोरी करने का रास्ता रखा हुआ है और इनरेगुलरिटी जो है वो लिमिट से ज़्यादा है। उसके कारण जो है आज ये एफआईआर दर्ज हो रही हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का अक्ष है उसी को बिगाड़ के रख दिया है। संगतें क्या क्या सोचती हैं इनके बारे में इनको कुछ नहीं मालूम। इनको मालूम है कि हमारे को ये 4 साल मिले हैं, इसके अंदर कितनी लूट खसूट हो सकती है उसको जारी रखे हुए हैं। आप जो है अंत में साध संगत को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन आ रहे हैं आप इसके अंदर जो दागी प्रधान हैं, जिनके हेड दागी हैं, आप उनके कैंडिडेटों को ऐसा कोई भी वोट मत डालो जिससे कल आपके किसी प्रधान को जाके दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की पोस्ट के ऊपर आप देखें और जाके उससे दर्शन करें और उनसे जाकर अपनी मांग मनवाएं। जो खुद करप्ट है, जो खुद दल के अंदर फंसा हुआ है, अब उसको आप देखना चाहेंगे? आप एक ईमानदार पार्टी लाओ। जैसे हमने एक ऑप्शन दिया है, पंथक सेवा दल रजिस्टर्ड पार्टी है, ATG टोले के अंदर रजिस्टर्ड है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के हर एक्ट को मानती है। मैं एक बात और आपको आज कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अंदर टोटल 54 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर 46 तो जीत के आते हैं, दो लोग लाटरी से आते हैं, 2 लोग पार्टियाँ खुद सारे मेंबर बैठ के 2 लोग दिल्ली के निवासी को चुनती हैं, एक श्रोमणी कमेटी से आती है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अंदर जो हमारे 5 तख्त हैं, 5 तख्त में से एक तख्त हमारा बाद में बना है 96 के अंदर। जब पहले 4 तख्त थे तो 4 तख्त के अंदर चारों जो तख्त के साहिबान हैं वो इसके मेंबर हैं तख्तों के। जो 4 मेंबर होने के बाद भी आज तक इसके अंदर वो सुधार नहीं हो सका जो तख्त के जत्थेदारों के होने के साथ होना चाहिए था, जिनकी दखल अंदाजियाँ रहनी चाहिए थी। ये अब हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर अकाल तख्त साहब को नहीं मानते, गुरु ग्रंथ साहब को तो बिल्कुल ही नहीं मानते ही। अगर गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो तो अकाल तख्त साहब को भी मानते ही है। अकाल तख्त साहब को भी मानते। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का 1971 का एक्ट है जो हमें दिशा निर्देश देता है कि आपको किस तरह चलना है। मैं ये बात मानता हूँ कि हमें किसी गवर्नमेंट के अंडर दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी, कोई भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी हो, श्रोमणी कमेटी हो, हरियाणा कमेटी हो या लोकल पार्टियां हो, ये उसके अधीन हम नहीं चलना चाहेंगे। बट लेकिन हमसे मेरे से पहले जितने बुजुर्ग थे हमारे या जिन्होंने मेहनत करके इस कमेटी को एक्ट के अंदर बांध दिया, जब बांध दिया तुम गुरु ग्रंथ साहब की बात नहीं मानते, अकाल तख्त साहब की नहीं मानते, तो उस एक्ट की बात ही मान लो। किससे डरोगे? जिससे डरना चाहते हो उस एक्ट की बात मान के तुम एक्ट के रूल एंड रेगुलेशन बनाते, उसके सीधा सिद्धांतों पे चलते, तो आज इतनी चोरियां नहीं होती। जितने भी आज तक प्रधान कमेटी आए हैं, मैं समझता हूँ किसी ने भी गुरु घर का पहरा नहीं दिया और इस तरह इसको ला कर रख दिया है कि आज सब तरफ चोरी की बात हो रही है। आज जहाँ पर इतने अच्छे काम हो रहे हैं उसके साथ इतनी ज़्यादा बुराइयाँ चल रही हैं कि शर्म आती है दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का आज मेंबर भी अच्छा बनते हुए, क्योंकि सारे मेंबर चोर नहीं होते, सारे मेंबर एक जैसे नहीं है। अगर आप देखें आराम से तो कुछ परसेंटेज अच्छे मेंबर भी आते हैं, लेकिन वो दब के रह जाते हैं, उनकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं होता, वो खुद बोलने लायक नहीं होते। तो जो लोगों का एक ग्रुप बना होता है, जो मेंबरों का ग्रुप बन जाता है, चोरियों का अलग, टीचरों को भर्ती करने का अलग, सब कुछ ऐसे ग्रुप बन गए हैं कि जो शरीफ आदमी चुप करके रह जाता है। गलत भर्तियां करते हैं, किसी टीचर का कसूर नहीं है, आप उनसे पैसे लेकर उनको भर्ती करो, उसके बाद आप उनको निकालने की बात करो, आप उनको चांस मत दो कि आप बीएड कर लो और उसके बाद ये बोलो कि हमारे स्कूल का अस गिर रहा है। उन चेयरमैनों का क्या करेंगे जो लोग पैसे देके यहाँ भर्तियाँ करके चले गए? क्या उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का कोई रूल ही नहीं है कि किसको क्या सज़ा मिलेगी, कौन भर्ती करेगा, हमारा स्टाफ कैसा होगा। कोई स्टाफ का कोई मैनेजमेंट बोर्ड नहीं है, कोई उनका हाउसिंग का बोर्ड नहीं है, कोई स्टाफ का वेलफेयर नहीं है। तो इस तरह करके ये जो सारा सिस्टम है इस टाइम बिल्कुल तहस नहस है। मैं कहता हूँ सरकार को इन इलेक्शन को एक साइड पे रख देना चाहिए। अभी इलेक्शन तो होने ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो भी पार्टी आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इनको बाउंड करें, इनसे एफिडेविट लें कि सबसे पहले कमेटी बनते ही
1 महीने के अंदर आप रूल बनाओगे, रूल बना के नोटिफाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा में भेजेगी, लोकसभा से राज्यसभा जाए, राष्ट्रपति जी स्टैम्प करें, एक रूल बने जो हमारा दिल्ली के एलजी हैं या दिल्ली के सीएम है जो चुनी सरकार है, वो किसी के भी आप पावर दो, वो इस कमेटी को देखे, सीएजी की ऑडिट हो। और इसके अंदर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो हमारा एक्ट लिखा हुआ है उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि जितना भी 1 महीने के अंदर आमदन खर्चा होगा हर दिल्ली के गुरुद्वारे के बाद नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा। तो किसी सिख ने आज तक देखा है क्या? मतलब ही नहीं है। उसके बाद 1 साल के बाद जब ऑडिट होगा तो हर एक इंग्लिश के पेपर में और एक पंजाबी के पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। बताओ कोई हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं हो रहा। कौन सुन रहा है? इतने बुद्धिजीवी दिल्ली के अंदर हैं, रिटायर्ड जजिस हैं और न जाने कितने लोग हमारे बैठे हैं सिख लोग जो इन बातों को देख रहे हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, जितने बुद्धिजीवी हैं, हम आए ना आए, कोई कमेटी रहे ना रहे, कम से कम इनके रूल तो बनवा दो, इनको किसी में बांध तो दो। जो गुरु ग्रंथ साहब को ना माने, अकाल तख्त साहब की बात ना माने, ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं लेकिन उस पब्लिक सर्वेंट का कोई काम नहीं करते। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ जाता है कि इनको कोई लगाम नहीं है इनके ऊपर। जब तक इनके ऊपर लगाम नहीं होगी, ये बेलगाम इस तरह चोरियां होंगी, सब कुछ होगा और दिन पर दिन लोगों का विश्वास ख़त्म होता जाएगा और अच्छा आदमी मेंबर बनने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेगा और अच्छा आदमी कोई वोट डालने को नहीं चाहेगा। बड़ी ज़रूरत है। मैं सिखों को एक बार फिर अपील करता हूँ, कम से कम उसको वोट मत डालो जो पार्टी सबसे पहले रूल बनाकर अपने आप को बाउंड ना करे। इतने कम 2 पेजों के रूल बना रखे हैं जिसके अंदर अनलिमिटेड चोरी करने के पूरे साधन हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और मैं आने वाले टाइम इलेक्शन के अंदर मैं सब सिखों को अपील करता हूँ कि आप जो भी आपके सामने पार्टी आती है उनको बोलो कि आप रूल एंड रेगुलेशन बनाओ, स्टाफ की भी बनाओ और गुरुद्वारा कमेटी को चलाने की बनाओ। हर महीने जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है आप बैलेंस शीट बाहर लगाओ, प्रॉफिट लॉस लगाओ और हर साल पेपरों के अंदर दो। जो रूल 1971 का एक्ट है उसके अंदर जो प्राविधान है वो करें ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो सिखों का एक अक्स बना हुआ है लोगों के अंदर, पूरा संसार इसको देख रहा है, वो अच्छी नज़र में उसी तरह देखता रहे जो आज तक देखते हैं। जो हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी थी, हम उसके ऊपर चलते हुए, उस मार्ग के ऊपर चलते हुए आगे चल के लोगों के अंदर विश्वास करें, अपना विश्वास बना के रखें। जो आज कहीं ना कहीं विश्वास गिर रहा है, हमें इस विश्वास को कायम करने के लिए कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव करने चाहिए। जो मेंबर बने उसको ऑफिस बेयर्स कम से कम उसको 8 घंटे तक ऑफिस के अंदर बैठना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर 15-20 हज़ार एम्प्लाई हैं। कम से कम इंजीनियर कॉलेज है, खालसा कॉलेज है, माता सुंदरी कॉलेज है, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूशन है, बीएड कॉलेज है, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल है, एडिट स्कूल है और इतने ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि आप पार्ट टाइम प्रधानगियाँ करके शॉर्ट टाइम पर होकर और तुम सेवा कर सकोगे? अरे शिक्षा लेनी है तो बाबा हरबंस सिंह जी के डेरे से ले लो, जिन्होंने सारे हिंदुस्तान के गुरुद्वारे बना दिए, दिल्ली के आपके गुरुद्वारे बना दिए, आप उनसे ही शिक्षा ले लेते। आज उनको महापुरुषों को लोग अपने घरों में बुलाते हैं। आपके दिल्ली के गुरुद्वारे कमेटी के प्रधान को कौन बुलाता है? कौन उनको मिलने के लिए दिल से जाता है कि चलो आज गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान को भी मिल लेते हैं? कोई नहीं मिलने जाता। क्यों? इसका कसूरवार खुद तुम हो, खुद मेंबर है, कोई दूसरा नहीं है। तो सो मेरी रिक्वेस्ट है साथ संगत से आने वाले टाइम के अंदर, इलेक्शन के अंदर इस बात की ज़रूर इनसे जवाबदारी मांगी जाए कि तुमने आज तक इतनी चोरियां जो हुई हैं उसका कसूरवार कौन है, किस तरह उनको सज़ा मिलेगी, कौन से रूल बने हुए हैं, कौन से रूलों के अंदर गुरुद्वारा कमेटी चल रही है, कौन से रूलों में हमारा स्टाफ है वो चल रहा है, कौन से एक्टों के हिसाब से आप हमारी टीचरों को तनख्वाहें नहीं दे रहे, किस तरह ये स्कूल चलेंगे, किस तरह ये सारा सिस्टम चलेगा। इसलिए ज़्यादा न बोलते हुए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले इलेक्शन के अंदर साथ संगत इन सब से पूछेगी। इसी बात के ऊपर मैं करते हुए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम
टाइम न्यूज से।